Assalamualaikum. I hope you all doing well. It's part 3. Welcome to another part. So continue. Profit. Profit is against the share price. Maximization is always a desirable goal of organization. तो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका डिजायरेबल मतलब लास्ट गोल यही होता है कि इसके प्रॉफिट आए तो फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के इसके अलावा भी गोल्स हो सकते हैं जैसे कि सोशल इम्पैक्ट, environmental sustainability, customer satisfaction, employee well-being, innovation। जैसे बहुत से डिजायरेबल गोल्स होते हैं जिससे इनडायरेक्टली आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। आप रिलायंस का एग्जांपल ले लें, जब भी वो एक किसी इनोवेशन के साथ आता है या वो सोशल इम्पैक्ट की बात करता है, सोशल इम्पैक्ट के लिए कुछ लाता है तो उसकी शेयर प्राइस बढ़ जाती है। तो उसका डिजायरेबल गोल शेयर प्राइस नहीं होती, उसका डिजायरेबल होती है अदर फैक्टर्स। फॉर अ शॉर्ट टर्म creditor, liquidity ratio are more important than efficiency ratio, right? शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स के लिए यही ज़्यादा लाजमी होता है लिक्विडिटी रेशियो। तो इट्स ट्रू। लो लेवल ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल डिक्रीजेज रिस्क फॉल। जो वर्किंग कैपिटल इनफ होता है तो में क्या होता है कि कंपनी हैव एबिलिटी टू पे देयर डेट, पेरोल और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपनी एबल है पे करने के लिए। इन द केस कि लो है तो इसमें क्या होगा, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बढ़ जाएगा। हम कैसे एडजस्ट करेंगे रोज के खर्चों को? हम एक कंपनी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी अपने डेली एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी रिड्यूस हो जाएंगे। उसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो डिससेटिस्फाइंग होंगे। और लास्टली क्या होगा कि हमारे यहाँ कैश फ्लो का क्राइसिस आ जाएगा क्योंकि हमारा आउटफ्लो इतना होगा, इतना इनफ्लो नहीं है। वर्किंग कैपिटल ही हमने उस मुताबिक नहीं रहा, जो लो वर्किंग कैपिटल रखा था। तो अदर केस ये भी हो सकता है कि हम जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हो उसको भी अवेल ना कर पाए। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी इज इनवर्सली रिलेटेड टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। यस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी प्रेजेंट की वैल्यू को फाइंड कर रहे होते हैं, जबकि फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी फ्यूचर के सम को फाइंड कर, तो उल्टा होगा। तो इनवर्सली राइट, इट्स ट्रू। The key input into discount cash flow analysis are projected future cash flow। ये इसकी रिपीटेशन हो गई है, इसको अपना देखिए। क्वेश्चन है कि जो की इनपुट होती है जब हम डिस्काउंट कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं तो क्या करते हैं, प्रोजेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज लेते हैं। यस, ट्रू। Preferred stock has a fixed dividend paid every period, so preferred stock is essentially a perpetuity। परपेचुइटी क्या होती है? अनलिमिटेड लाइफ होती है और दूसरी कंडीशन सेम अमाउंट ऑफ कैश फ्लो आते हैं। तो जब तक आपके कहीं पे प्रिफर्ड स्टॉक लिए हुए हैं, जब तक आप उन्हें सेल नहीं करते तो क्या होगा, एक तो आप अनलिमिटेड लाइफ के लिए आप क्या एक कैश फ्लो को आपको मिलता रहेगा। द कॉस्ट ऑफ डेट is written that firm debtor demand on a new borrowing। Is it true? It's also true। Cost of debt वो होता है, वो पैसे होते हैं जो डेटर जिससे हम पैसे ले रहे होते हैं, एक लोन ले रहे होते हैं कंपनी में, तो उसके लिए हमें चार्जेस पे करने होते हैं। With the internal rate of return, we try to find a single rate of return that summarize the merits of the project। ट्रू। यहाँ पे हम क्या कह रहे होते हैं, इंटरनल
रिटर्न हम फाइंड कर रहे हैं जो जो इक्वेट होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश ऑफ इट्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो. If a company has liability 19,000 and owner equity 57,000, its assets are. एक कंपनी है जिसकी लाइबिलिटीज है 19,000 और जो ओनर इक्विटी है वो 57,000, तो उसके एसेट्स कितने होंगे. अकाउंटिंग में बैलेंस शीट की एक इक्वेशन है जो कहती है जो एसेट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं किसकी, लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी से, जिसे हम कैपिटल कहते हैं. अगर हमारे पास लाइबिलिटी 90,000 है प्लस कैपिटल जो हमारा 57,000 है, तो हमारे पास अमाउंट कितनी आएगी 76,000. तो हमारे एसेट्स कितने हुए 76,000. सी इज द राइट ऑप्शन. ट्रांजेक्शन्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन दी. जब एक ट्रांजेक्शन होती है इनिशियली कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, पहले पहले कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, तो वो ओरिजिनल एंट्री जिसको आप जर्नल भी कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में होती है. द करंट रेशो ऑफ द फर्म हैविंग ₹50,000 of current assets, ₹30,000 of fixed assets, ₹50,000 current liability, ₹10,000 fixed liability would be. करंट रेशो क्या होगा उस कंपनी का, उस फर्म का जिसकी करंट एसेट्स जो हैं वो 25,000 है और जो फिक्स एसेट्स हैं वो 30,000 है और 5,000 जो है कैपिटल लाइबिलिटीज़ हैं और 10,000 फिक्स लाइबिलिटीज़ हैं. तो हमारे पास करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. मतलब हमारे पास करंट रेशो में फिक्स एसेट्स हो या फिक्स लाइबिलिटीज उसका कोई भी काम नहीं होता. जहाँ हम जस्ट करंट एसेट्स लेते हैं और करंट लाइबिलिटी, तो करंट एसेट्स हमारे पास हैं 25,000 और करंट लाइबिलिटीज है हमारे पास 5,000. तो हम इसको अगर करेंगे तो क्या आएगा 5:1. वर्किंग कैपिटल में भी एक्सप्रेस्ड एज, वर्किंग कैपिटल को ऐसे भी कहा जा सकता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. यस, ऐसे कहा जा सकता है. करंट एसेट फिक्स माइनस नहीं, ये नहीं कह सकते. करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज नो. करंट एंड फिक्स एसेट्स करंट फिक्स लाइबिलिटी नो. If the credit terms are 2 into 10, net 30 and the amount of invoice ₹4,000, how much the discount if the invoice paid in 20 days? एक क्रेडिट टर्म्स है जहाँ पे 210 का क्या मकसद होता है 2% on 10 days. नेट 30 का मतलब होता है कि टोटल जो मेरे पास टाइम है पे करने के लिए वो 30 डेज है. अगर मैं 10 डेज में ही कर देती हूँ पे तो मुझे 2% का डिस्काउंट मिलेगा. तो हाउ मच द डिस्काउंट द इनवॉइस पे 20 डेज. अगर वो 20 डेज में करता है तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो 0. क्योंकि कंडीशन किस पे 10 डेज में, इसने कब किया है 20 डेज में. What does an efficient portfolio provide? Highest return for a given amount of risk. Highest risk इमेजिन करें आप एक रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क ले रहे हैं, उस पर आप
हाईएस्ट पॉसिबल जो रिटर्न है ना वो आप अर्न कर रहे हैं, लीस्ट रिस्क फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न। आप एक कंजर्वेटिव लोग होते हैं जो रिस्क बहुत कम लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पोर्टफोलियो ये काम करता है, वो रिस्क को मिनिमाइज भी करता है और एक रिटर्न भी देता है, मगर हाईएस्ट नहीं। यस, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, highest possible return and least amount of risk. No, both A and B. Yes, the economic order quantity increase when which of the following increase? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। सिंपल वर्ड्स में हम कितना ज़्यादा खरीदें जो कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग इन्वेंट्री को इक्वल या बैलेंस कर दे। फार्मूला क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू द रूट 2 यू पी इंटू एस। एस क्या होती है? स्टोरेज कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। यू क्या होता है? यूजेज, कितना यूजेज एनुअली, हमें कितना एनुअली में चाहिए, जिसको हम जितनी हमारी सेल्स होंगी उतना हमें चाहिए होगा। और पी, ये जो पी है ये कहता है परचेजिंग कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ेगा तो डायरेक्ट क्या दो चीज़ें बढ़ेंगी? यूजेज मतलब सेल्स एंड ऑर्डर कॉस्ट, दोनों ही बढ़ेगी। ये नहीं बढ़ेगी। बोथ ए एंड बी, डी इज द राइट ऑप्शन। Firms' credit policy usually includes establishing credit standards, credit terms, collection policy, all of above. जो क्रेडिट पॉलिसी होती है कि क्या स्टैंडर्ड होंगे हमारे, क्या हम वैल्यू रखते हैं देने में, क्या हमारे टर्म्स और कंडीशंस होंगी, और कलेक्शन पॉलिसी कलेक्ट हम कितने दिनों में करेंगे, तो ये सारे क्रेडिट पॉलिसी में आते हैं। Liquidity ratio are computed by using information from balance sheet. हम लिक्विडिटी रेशो में क्या कह रहे थे? असेट्स और लाइबिलिटीज। तो असेट्स और लाइबिलिटीज हमें हमेशा बैलेंस शीट में मिलते हैं, इनकम स्टेटमेंट में हमें नहीं मिलते, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज के लिए बताता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट तो ये बताता है कि कितना पैसा इन हुआ और कितना पैसा आउट हुआ, जस्ट वो कैश के अबाउट बताता है। बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, तो ए। कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व, अगर ट्रम्प के ही कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल रहा है तो हाई रिस्क तो नहीं होगा, हाई रिस्क नहीं होगा। अब लो रिस्क लो रिटर्न, यस, ये भी नहीं होगा। ए इज करेक्ट।